इसमें सॉयल एग्रीगेट्स सॉयल एग्रीगेट्स क्या है कि जितने भी ज़मीन के अंदर हयात हैं वो अपना जो सिक्रीट्स यानी कि पखाना समझ लें जो छोड़ती हैं, वो एक बाइंडिंग एजेंट है, ज़मीन को होल्ड करता है। और ये मैं एक वीडियो आपको सिलेक्ट करके मैंने दिखाने लगा हूँ, जो एक एक्सपेरिमेंट है कि जो अच्छा सॉइल है वो किस तरीके से अपने आप को संभाल के रखता है एक ग्रुप। ये देखिए ज़रा। This is the Slake test. What you're able to show will blow people away. This is tilled soil. We're going to take a clump of tilled soil from a California farm, and this is from my yard. We're going to pop off an aggregate that has just been formed by the glues that the plant pumped in and the soil organisms made that glued this together. Tilled soil that depleted and degraded the aggregates, and the aggregate soil. We're going to watch how they perform in water. Here we go. Immediately, the tilled soil is exploding, falling apart, and all that deaggregation, the lack of glues, is allowing for that water to disperse that soil again. This is why we have muddy rivers. Over here, completely clean. So I'm going to jiggle these now. And our aggregate even fell to the bottom, didn't explode. This one is completely turning this into muddy water. I'm shaking this one. It's still 100% intact. This is the difference of healthy soil. हम ज़मीन को सेहत की तरफ लेके जाते हैं तो जो ग्लूस बनाते हैं हमारे एंजाइम्स, वो किस तरीके से ज़मीन को, सॉइल को होल्ड करते हैं, जिससे फिर आपकी ये जो पानी यानी कि बारिश होती है और बारिश में सारी मट्टी हल हो जाती है और गंदा और मट्टी ज़्यादा पानी नहरों में आ रहा है, सारा कुछ हो रहा है। इसकी वजूहत ये हैं कि हमने सॉइल को इस तरीके से ख़राब किया। अब ये एक तस्वीर है जो हमें पहला स्टेप सिखाती है कि हमने ज़मीन को पानी से डूबने से किस तरीके से बचाना है और इसके फिर फ़ायदे क्या हैं। अब इससे ये होता है कि आप एक तो पानी में ज़मीन को डूबने से बचाया और इस पर फिर पॉसिबिलिटी पैदा हो गई कि क्योंकि ये परमानेंट बेड्स हैं और इसके ऊपर हम नो टिल प्लांटिंग कर सकते हैं, यानी कि बगैर हल चलाए हुए हम फसल दर फसल इसके ऊपर लगा सकते हैं। और फिर जब ये सिलसिला बनाते हैं तो जड़ों का फैलाव जो है वो बढ़ जाता है, यानी कि जितना पानी, जिस तरह मैंने कल एग्ज़ाम पानी के गिलास वाली दी थी, जितना पानी हम पौधे से दूर रखेंगे उतनी जड़ों को इनलार्ज होना पड़ेगा एक्सेस करने के लिए वाटर और जो मिनरल्स का सॉल्यूशन है उसको। उसके बाद प्रोवाइड्स मॉइस्ट सॉइल टू प्लांट्स नॉट सैचुरेटेड फॉर कंसिस्टेंट ग्रोथ। अब होता यह है कि जब हम पद्धरी ज़मीन के ऊपर पानी लगाते हैं तो पहले पानी आपने लगाया, ज़मीन से हवा सारी खारिज हो गई और हवा पौधे की सांस लेने के लिए, जड़ों के सांस लेने के लिए ज़रूरी है, तो प्लांट की ग्रोथ रुक गई। अब जब पानी उड़ गया और ज़मीन का वतन में आई ज़मीन, तो फिर हमने देखा कि प्लांट की ग्रोथ होनी शुरू हो गई। अब 3-4 दिन 5 दिन बाद पानी में का वतन कम होना शुरू हो गया और फिर ग्रोथ उसकी कम होनी शुरू हो गई। सो हमारे जो नेचुरल कन्वेंशनल तरीके की क्रॉप है उसका ग्रोथ का साइकिल इस तरीके से चलता है। पानी लगाया, ग्रोथ कम हो गई, वत्तर आई, ग्रोथ शुरू हो गई, और फिर पानी कम हुआ तो उससे भी ग्रोथ आपकी रुक गई। जब आप बेड के ऊपर जाते हैं तो आपकी कंसिस्टेंट ग्रोथ जा रही है पौधे की, उसमें ना कमी हुई है ना ज़्यादती हुई है, एक ही रफ्तार से पौधा जो है वो ग्रो कर रहा है। उसके बाद कंट्रोल ट्रैफिक, यानी कि जिस जगह पे हमने फसलें उगानी हैं वहाँ पे हमने ज़मीन को कम्पैक्ट नहीं किया। मैंने कल आपको बताया था कि जहाँ पे 2-4 दफ़ा एक पगडंडी बन जाए, 4 दफ़ा बंदे गुजर जाएं, वहाँ पे फसल नहीं होती। यानी कि कम्पैक्शन जो है वो कितनी ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है ज़मीन को और ज़मीन के अंदर हयात को। और फिर ज़ाहिर है ज़मीन और हयात अगर कोलैप्स कर जाती हैं तो फिर उसको वहाँ पे फसल भी नहीं होती। तो कंट्रोल ट्रैफिक
करने के लिए ज़रूरी है कि हम ट्रैक्टर एक ही जगह से गुजारें और खेलियों में से गुजारें, बेड के ऊपर हमारी कोई कंपैक्शन ना हो। और उसमें फिर ज़मीन जब नरम रहती है तो फिर उसमें पानी जज़ब करने की सलाहियत बढ़ गई और उसमें जो बायोटा है जो हमारा वो बढ़ गया। और बायोटा जो है बेसिकली एक फैक्ट्री का वर्कर है। एक फैक्ट्री है जिसमें सारे रॉ मटेरियल्स पड़े हुए हैं और मशीनरी भी मौजूद है, लेकिन वर्कर मौजूद नहीं है। तो वो जो रॉ मटेरियल है फिनिश गुड में कभी भी कन्वर्ट नहीं हो सकता, उसमें वर्कर्स की ज़रूरत है। सॉयल फैक्ट्री जो है उसमें बायोटा जो है वो वर्कर है, वो मजदूर है, जो अल्लाह ताला ने इस पर्पज़ के लिए बनाया कि वो जो रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है अल्लाह ताला ने रखा हुआ उसको फिनिश गुड में कन्वर्ट करे ताकि पौधे उसको इस्तेमाल कर सकें। सो बायोटा का एक फूड फैक्ट्री को चलाने के लिए बायोटा का मौजूद होना ज़मीन के अंदर ज़रूरी है। सॉयल कवर रिड्यूसेस रिक्वायरमेंट्स ऑफ अदर इनपुट्स टू ज़ीरो आफ्टर फ्यू क्रॉप्स। मैंने फ्यू क्रॉप्स जानबूझ के लिखा हुआ है कि हमें पहली 1, 2, 3 क्रॉप्स में विजिलेंट रहने की ज़रूरत है कि सॉयल सिस्टम जैसे जैसे इम्प्रूव होता है हम बाकी सारी चीज़ों को ऑटोमेटिकली टेपर ऑफ करें। जिस तरह मैंने कल जिक्र किया था कि हमने सब्स्टिट्यूशन से सप्लीमेंटेशन की तरफ जाना है, और सप्लीमेंटेशन ये होती है कि अगर ज़रूरत को महसूस करवाती है क्रा तो बिल्कुल थोड़ी महदूद तादाद में हमने उसको वो चीज़ दे देनी है। रिड्यूस वाटर रिक्वायरमेंट्स बाई 70%, ये मिनिमम है। ड्यू टू लिटिल इवेपोरेशन रिजल्टिंग नो एक्यूमुलेशन ऑफ साल्ट्स इन सॉइल, यानी कि जब हम पानी की तादाद मखदूर होती है और पानी ऊपर से इवेपोरेट नहीं होता क्योंकि ऊपर मल्च पड़ी हुई है, तो पानी कैपिलरीज डेवलप उस वक्त होती हैं जब ऊपर ज़मीन नंगी हो और वो खुश्क हो जाए तो कैपिलरीज डेवलप होंगी। और कैपिलरीज एक कुदरती निज़ाम है, एक कुदरती सिस्टा है कि बहुत ही एक हेयर लाइन समझें कि पाइप डेवलप, कैपिलरीज क्या होती है मैं आगे जाके दिखाऊंगा, वो बन जाती हैं। आपने शायद स्कूल में साइंस की क्लास में दिखाया होगा कि ग्लास में अगर बहुत ही बारीक ट्यूब इस तरह रख दी जाए तो उसमें से ऊपर से कतरा कतरा पानी निकलना शुरू हो जाता है एटमॉस्फेयर प्रेशर की वजह से। लेकिन ट्यूब थोड़ी सी बड़ी करेंगे तो वो पानी नहीं निकलेगा क्योंकि उतना प्रेशर है नहीं कि वो पानी इतना ज़्यादा ऊपर जा सके। सो पौधा जो है इसमें दो चीज़ें, क्योंकि पौधे में दिल नहीं, हमारे में तो दिल है जो ब्लड की सर्कुलेशन करवाता है, पौधे में ये सारा निज़ाम है नहीं है। तो इसके लिए फिर अल्लाह ताला को निज़ाम बनाना पड़ा पहले कैपिलरी एक्शंस के बहुत ही बारीक जो बाल बराबर बारीक जड़ें हैं वो कैपिलरीज हैं बेसिकली, वो उससे पानी अंदर जज़ब होता है और थोड़ी सी जगह ऊपर लेके जाता है। ऊपर से पानी जो है वो ट्रांसपरेशन की वजह से वैक्यूम क्रिएट होता है पौधे की जो नालियाँ हैं उसके ऊपर, तो वैक्यूम सक कर लेता है पानी को ऊपर, और ये इस तरह निज़ाम पौधे का चलता है। तो वेपरेशन लॉसेस को ख़त्म करने के लिए जब पानी नीचे से ऊपर आता है तो ज़ाहिर है उस पानी में नमकियात भी हैं, तो नमकियात जब ऊपर आते हैं तो वो खालिस पानी उड़ जाता है, इसलिए आपको चटाई नज़र आती है खेतों के अंदर क्योंकि वो नमकियात ऊपर एक्यूमुलेट हो रहे होते हैं। सो कंसनट्रेटेड न्यूट्रिएंट वाटर सोल्यूशन फॉर हायर अपटेक, और इसमें यह है कि पानी और जो मिनरल्स हैं उसका सोल्यूशन इतना गाढ़ा होता है कि फिर पौधों की खुराक ज़्यादा बेहतर तरीके से ऊपर जाती है। ये फ़ायदे हैं सारे मैंने आपको बताए रेस बेड के, और इसीलिए अल्लाह ताला ने ये सारी ज़मीन अपलैंड बनाई थी, यानी कि ये सारा ही रेस बेड था। जितनी खुश्क ज़मीन है सारी की सारी ही रेस बेड थी और इसमें डलवाने थी और पानी खड़ा नहीं होता था वहाँ पे, बारिश हुई फौरी तौर पे बारिश नली नालों में बह के पानी निकल गया। सो पौधा और ज़मीन अल्लाह ताला ने डिज़ाइन ही नहीं की थी इनंडेशन के लिए। पानी वहाँ पे खड़ा है या समुद्र में खड़ा है या दरियाओं में से गुजर रहा है, या फिर कोई लो लाइंग एरियाज़ हैं जिनको हम स्वैम्प एरिया या मार्शलैंड्स कहते हैं, पानी वहाँ पे यानी कि लो लाइंग एरियाज़ हैं, बारिशों में वो नीची जगह है वहाँ पे पानी इकट्ठा हो गया और वो ऐसा ऐसा या ड्रेन आउट हो गया या वेपरेट कर गया।
तो मार्शलैंड एरियाज़ में फिर कुछ ऐसी स्पीशीज़ पैदा हुई जो दोनों कंडीशंस में कामयाबी के साथ थी, यानी कि ज़िंदा रह सकती थी। बहुत सारे पानी के जानवर हैं जो खुशकी के ऊपर भी चल फिर रहे हैं, और कुछ पौधे भी ऐसे पैदा हो गए जो इन कंडीशन में, जिसमें एक चावल का पौधा है, हमने अपनी बेवकूफ़ी से समझा कि शायद पानी की बहुत ज़्यादा चावल को ज़रूरत है। मैं आगे जाके बताऊंगा कि सबसे कम पानी जो है वो चावल के पौधे को चाहिए। सब जितने भी पौधे हैं, सबसे कम पानी इस्तेमाल जो करता है वो चावल का पौधा करता है। ज़मीन का दर्जा हरारत जो है उसके इफ़ेक्ट या उसका इम्पैक्ट क्या है। 21 सेंटीग्रेड आइडियल टेम्परेचर सॉइल का, 21 सेंटीग्रेड आइडियल टेम्परेचर, और इसमें हर चीज़ जो है खुश, हमारे लिए भी 21 डिग्री सेंटीग्रेड जो है, यानी कि आप अपने ऊपर ही लिया करें कि हम जानदार हैं और हमें कौन सा टेम्परेचर सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल नज़र आता है। मैंने कल बताया था 15 से 25 या 27 सेंटीग्रेड के दरमियान में कंफर्टेबल है, लेकिन 27 पे थोड़ी सी गर्मी लगेगी आपको और 15 पे थोड़ी सर्दी लगेगी। अगर 20, 21, 22 के बराबर है, ना ठंड लगेगी ना सर्दी लगेगी। आइडियल टेम्परेचर जो है आपका। उसके बाद जब हम 38 सेंटीग्रेड के ऊपर जाते हैं तो मॉइस्चर, पानी जो है ज़मीन से उड़ना शुरू हो जाता है और वेपरेशन लॉसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। 50 सेंटीग्रेड के ऊपर तो ऑर्गेनिक मैटर भी ख़त्म हो जाता है, आपको बर्न कर जाता है। आपने देखा होगा कि गर्मियों में ज़मीन से धुएं उठ रहे होते हैं, वो किस लिए उठ रहे होते हैं कि ऑर्गेनिक मैटर बर्न कर रहा है आपका। और सारा यानी कि ये आप देखिए कि फार्मर्स जहाँ पे बैठे हुए हैं, साल से ये जंतर जनाब ऐसी रोटावेट कर देता है। भाई अगर रोटावेट करके उसका कोई फ़ायदा हुआ है आपको कि नहीं हुआ? पहली फसल पे थोड़ा सा ज़रूर फ़ायदा होता है, क्या दूसरी फसल पे फ़ायदा हुआ? क्योंकि आगे फसल हार्वेस्ट आपने की, रोटावेट करके 11 हाल चला दिया, उल्टा दिया, वो सारा का सारा जो ऑर्गेनिक मैटर आपने ज़मीन में जंतर लगा के डाला था वो सारा बर्न आउट हो गया और आप ज़ीरो पे फिर दोबारा आ गए। तो साल से जो जंतर की फसलें लगा के रोटावेट कर रहे हैं सॉइल के अंदर, उनका वो भी वहीं पे खड़े हैं। उनका क्या किसी का ऑर्गेनिक मैटर जो है बढ़ा है वहाँ पे? कोई नहीं बढ़ा, वहीं पे वहीं खड़ा होगा, यानी कि आधे % से नीचे ही है। भाई अगर तो आप सारा साल ये जंतर लगाते जा रहे हैं तो फिर तो आपका 1%, 2%, 3% पे जाना चाहिए था। वो इस तरीके से इसलिए बढ़ता है कि हम ज़मीन को नंगा करके सारा जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको बर्न कर देते हैं। अब 44 सेंटीग्रेड के ऊपर पानी शानी हर चीज़ ख़त्म हो जाती है, 44 सेंटीग्रेड के ऊपर। और कोशिश करता है बायोटा के ऊपर गर्मी पड़ रही है तो थोड़ा नीचे चला जाए। कुछ बायोटा जा सकता है नीचे, कुछ नहीं जा सकता। लेकिन 60 सेंटीग्रेड के ऊपर फिर हर चीज़ ही तबाह बर्बाद हो जाती है। और हमारा आपने कल जो थर्मामीटर से हम चेक कर रहे थे, 66 या 70 सेंटीग्रेड तक, वहाँ पे क्या हयात बचेगी, क्या ज़िंदगी बचेगी उसमें सॉइल को? तो हमने खुद, जितने हमारे दोस्त वर्कर्स थे, उनको तो हमने खुद गर्मी से ही मार दिया। पहले डुबो के मार दिया, फिर गर्मी से मार दिया, और फिर खातों से ज़हरें दे के मार दी। यानी कि हम हर अमल वो कर रहे हैं ताकि वो मज़दूर हमारे, जो हमारे लिए अल्लाह ताला ने काम करने के लिए बनाए थे, सेहतमंद खुराक पैदा करने के लिए, हम हर वो अमल करते हैं कि उनको मारा जाए किसी तरीके से। वो मरेंगे तो खादें बिकेंगी, वो मरेंगे तो ज़हरें इस्तेमाल होनी शुरू होंगी। तो ये एक इस तरीके से निज़ाम बनाया गया। ये दोबारा देखने की ज़रूरत है, कल मैंने दिखा दिया था आपको। अब सॉइल के बारे में मैंने काफ़ी एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे मैं आपसे कहूँगा कि आप क्वेश्चन करें, क्योंकि हम अब सब्जेक्ट्स को कंक्लूड कर रहे हैं एक एक पकड़ के। तो यहाँ पे ही अगर कोई क्वेश्चन है किसी का तो खड़ा होकर, 15-20 मिनट है हमारे पास चाय से पहले, तो हम इसमें सवाल का जवाब देंगे। एक मिनट वेट कीजिए, माइक पकड़ मैं जाता हूँ इसमें, तो ये पकड़ क्वेश्चन आंसर।
थैंक यू वेरी मच। सर मैं ये जो आपने लास्ट पे अभी बताया बायोटा के हवाले से, मैं इसके लिए ये पूछना चाहूँगा कि जो बायोटा है वो सरफेस के ऊपर कितना ऊपर रहता है और ज़मीन से कितना नीचे तक वो है कारआमद, क्योंकि जैसे टेम्परेचर आपने बताया था वो टेम्परेचर ऊपर से शो कर रहा था, जो मल्चिंग के ऊपर भी था और मल्चिंग के नीचे भी था। लेकिन जो बायोटा है वो अगर मल्चिंग हम नहीं करते तो सरफेस के ऊपर वो कितनी हद तक ऊपर है और उसके बाद नीचे कितना है वो। थैंक यू वेरी मच सर। जी, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। बायोटा की जो बहुत ही बड़ी पॉपुलेशन और बहुत ही डाइवर्स पॉपुलेशन है, बड़ी और डाइवर्स पॉपुलेशन है। हमें अभी शायद अंदाज़ा नहीं है कि कितने लाखों किस्म की डिफरेंट काइंड का बायोटा सॉइल के अंदर मौजूद है। और एक तो डाइवर्सिटी कि कितनी कितनी अलग-अलग स्पीशीज़ कितनी कितनी हैं, और फिर पॉपुलेशन की, हर स्पीशी की पॉपुलेशन कितनी है हमें नहीं आता अभी। यानी कि हम सॉइल साइंस के सबसे कम इल्म है, तो हमें शायद स्पेस का ज़्यादा इल्म है, सॉइल का हमें सबसे कम इल्म है, क्योंकि सॉइल के इल्म को कलेक्ट करना, उसको करना बहुत मुश्किल काम है। ज़मीन के अंदर देखना, अभी इंस्ट्रूमेंट्स कोई डेवलप हो रहे हैं कि हम किस तरीके से सॉइल को एग्जामिन कर सकते हैं कि सॉइल के अंदर ये किस तरीके से सारी चीज़ें फंक्शन कर रही हैं, ये कुदरत का निज़ाम किस तरीके से अभी हमारे पास क्लैरिटी नहीं है। हम समझे कि हम गैस वर्क ही कर रहे हैं, अंदाजे लगा रहे हैं, हमें बिल्कुल साइंटिफिक क्लैरिटी नहीं है इसमें। जो भी है ये गैस वर्क है, तो हमारी ऑब्जर्वेशंस है, इनको ऑब्जर्वेशंस कह सकते हैं। तो अंदाज़ा जो है यानी कि एक ऑब्जर्वेशन है, और उसके बाद हम लॉजिकल थिंकिंग करते हैं कि लॉजिकली क्या इशू है। तो लॉजिकली इशू ये है कि जो एंजाइम्स वॉक नहीं कर सकते, चल फिर नहीं सकते, बहुत ही माइक्रो एंजाइम्स हैं, वो तो मूव नहीं कर सकते, वो तो ऊपर ही हैं, जहाँ पे हैं वहीं पे बढ़ जाएंगे वो सारे। और कुछ जो वॉक कर, मतलब गुड़ोया है, अर्थवर्म है, वो वॉक कर सकता है, वो सरफेस के नीचे चला जाता है, कोल्ड जगह पे चला जाता है जहाँ पे वो कंफर्टेबल फील करता है अपने आप को बचाने के लिए। इसी तरीके से बाकी कोई भी चीज़ जो ऐसी है जो वॉकआउट कर सकती है, यानी कि एक ये कमरा है यहाँ पे हम टेम्परेचर राइज करना शुरू करें, अब एक बच्चा है जो चल फिर ही नहीं सकता, वो तो वहीं पे सफोकेट करके मर जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा रोएगा। और वो बच्चे जो हैं उनको हमें उनकी लैंग्वेज नहीं आती, या उनको उनकी आवाज़ इतनी बुलंद नहीं है कि हम उनको समझ सकें। और एक ऐसा बच्चा है जो क्रॉल कर सकता है, तो भाग के क्रॉल करेगा, जाएगा, बाहर निकलने की कोशिश करेगा, चल फिर सकता है, भाग के बाहर निकलेगा। तो यही सॉइल का तरीका है। जो क्रॉल करके बाहर दूर चल जा सकता है वो चला जाता है, जो नहीं जा सकता वो मर जाता है। और जो उसकी लेयर है वो जैसे जैसे टेम्परेचर राइज करता है, लेयर भी बढ़ती जाती है, टेम्परेचर नीचे ग्रेजुअली नीचे चलता जाता है। मसलन अगर आप लेट्स से 11 बजे टेम्परेचर देखें, सरफेस का अगर टेम्परेचर 50 पे पहुंच गया है तो नीचे टेम्परेचर कम होगा, लेकिन 3 बजे देखें तो सरफेस का भी ऊंचा हो गया, फिर नीचे का भी ऊंचा हो गया, उसी रेशो से नीचे पेनिट्रेट। तो ये इसका क्वेश्चन का आंसर है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। सर इसमें आपने एक फरमाया कि जिस वक्त लैंड बनी, ज़मीन बनी तो पत्थर था, और उसके बाद माइक्रोजल फंगी ने जो है ना इसको प्रोसेस किया और लैंड में कन्वर्ट किया। तो इट्स मीन कि आज तक वो प्रोसेस चल रहा है और मुसलसल यानी कि ज़मीन जो है ना वो बन रही है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि भी आइंदा कुछ हज़ार साल तक तो ये जो पत्थर हैं, पहाड़ हैं, ये सब ज़मीन में कन्वर्ट हो जाएंगे, मिट्टी में कन्वर्ट हो जाएंगे? ये हो रहे हैं, आप देखें ना, आप पहाड़ों पे जाएं, वहाँ पे पौधे उग रहे हैं, मिट्टी में उग रहे हैं ना, तो माइक्रोहेजल फंगी अपना काम कर रही है, वो तो करते जाना है उसने, माइक्रोहेजल फंगी ने। लेकिन कुदरत का कोई निज़ाम ऐसा है कि नीचे से पत्थर भी तो ऊपर आ रहे हैं ना, यानी कि आप देखें कि एवरेस्ट की जो बुलंदी है वो ग्रेजुअली ऊपर आती जा रही है, वो प्लेट्स हिलती हैं, जल्जले आते हैं, वो और बुलंद हो जाती है, नीचे से और पत्थर आना शुरू हो जाता है। तो ये एक निज़ाम है, पता नहीं कितने करोड़ साल इसको लगेंगे इसको चलते हुए, लेकिन ऐसा निज़ाम जब क़यामत ही आएगी उस वक्त ही ख़त्म होगा। क़यामत तक तो अल्लाह ताला ने इसी तरीके से चलाना है, पत्थर भी होंगे और उसमें ज़मीन की रेशो बढ़ती जाएगी, और जब जहाँ जहाँ जिन पहाड़ों में ज़मीन की मट्टी की रेशो ज़्यादा है वहाँ पे वेजिटेशन, वो नंगे नहीं है पहाड़, वहाँ पे वेजिटेशन आपको नज़र आती है।
तो ये है। बहुत शुक्रिया। जी अच्छा सर, एक सवाल है, आपने कहा कि सप्लीमेंट्स दे सकते हैं, क्या जी? फर्टिलाइज़र के सप्लीमेंट्स दे सकते हैं, तो सर ये जो मुरवजा यूरिया और डीएपी उसकी बात कर रहे हैं, या जो हम बनाते हैं वो डिफरेंट घोल जो होते हैं? देखिए, गोल जो हैं इनको समझने की ज़रूरत है। मेरा इसके बारे में एरोबिक कंपोस्ट के ऊपर एक लेक्चर मौजूद है, अगर आपने सुना हो तो उसमें मैंने तफसील बताई है कि ये गोल जो हैं या एरोबिक कंपोस्ट जो है ये इनेकुलम है, ये जाग है, इसको आप फर्टिलाइज़र नहीं कह सकते, ये इनेकुलम है। पहले बात यह है कि एरोबिक किसको कहते हैं। एरोबिक वो चीज़ होती है जिसमें ऑक्सीजन हो, जिसमें हवा गुज़रने की गुंजाइश हो, और अनएरोबिक होती है जिसमें हवा ना हो। यानी कि अगर हम गड्ढा खोद के और उसमें गोबर वोबर या चीज़ें डाल के ऊपर प्लास्टिक शीट बिछा के उसको बंद कर देंगे तो वो एनारोबिक हो जाएगी। और अगर आप उसको खुला छोड़ के उसको हवा लगाते रहेंगे और दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन उसको उल्ट पुल्ट करते रहेंगे तो वो एरोबिक अपनी जो है कंपोस्ट बन जाएगी। होता यह है कि जब आप किसी भी ख़ास तौर पे एनिमल डंग यानी कि गोबर वगैरह को जाओ या उनके जो पट्टे वट्टे हैं जिनको सारा आप इकट्ठा एक जगह ढेर लगाते हैं तो अंदर बहुत ज़्यादा हीट पैदा हो जाती है उसकी, जिसकी वजह से उसकी जो क्वालिटी है वो ख़राब हो जाती है। तो इसलिए इसकी लंबी डेरी लगानी चाहिए, ज़्यादा ऊंची ना हो, 2-3 फुट ऊंची हो और लंबी हो। और लंबी को फिर आप उसको ट्रैक्टर के साथ भी उसको ऐसा उल्टा पलटा कर दें और दोबारा उसको फिर इकट्ठा कर दें, या यानी कि ज़रूरत ये है कि जो अंदर हीट पैदा हो रही है वो ख़त्म हो जाए। हीट ना हो, हीट की वजह से फिर सारी चीज़ें जो हैं वो उसकी ज़ाया हो जाती हैं। तो इस तरीके से जो कंपोस्ट तैयार होगी उसको आप एरोबिक कंपोस्ट कहेंगे। शुक्रिया। जो सब जिस तरीके से आपने फरमाया कि वाड़ा जो है नीचे से पक्का होता है और वो उसकी जो गौ या भैंसों का गोबर है वो सारा महीने 15 दिन में खुश्क हो जाता है और उसको इकट्ठा करके बिल्कुल खुश्क हालत में जब हम डाल लेंगे तो वो डालना आसान हो जाएगा, या जैसे भी है। आप ज़रा काइंडली इसकी जो साइंस है और कॉन्सेप्ट है उसको समझ लेंगे तो फिर उसको अप्लाई करने में आसानी हो जाएगी। इसलिए मैं कोशिश हमेशा ये करता हूँ कि साइंस समझा दी जाए तो फिर एप्लीकेशन उसकी आप जिस तरीके से मर्ज़ी कर लें वो आप डिफरेंट हो सकती है, लेकिन अगर प्रिंसिपल्स जो हैं वो समझ लिए जाएं तो फिर बहुत ही आसानी हो जाती है। प्रिंसिपल ये है कि हमने इसको ड्राइव नहीं होने देना और इसको एनारोबिक भी नहीं करना, यानी कि गड्ढा खोद के भी दबा के भी नहीं करना, क्योंकि गड्ढा खोद के जब दबाते हैं तो उससे हीट बहुत जनरेट होती है। असल में जो पहली बात तो ये है कि कंपोस्ट जो है उसका मकसद क्या है। मकसद ये है कि ये सिर्फ आप ऐसे समझें कि जिस तरह हम दूध में जाग लगाते हैं दही बनाने के लिए, कंपोस्ट का सिर्फ और सिर्फ ये रोल है। ये कोई फर्टिलाइज़र नहीं है, ये कोई इसका और कोई काम नहीं है। ये हमें जो बैक्टीरिया और एंजाइम्स और फंगस है उसका जाग हम ज़मीन में लगाते हैं, और ये एक ही दफ़ा डालने जो है दैट इज़ मोर दैन सफिशेंट। और अगर ना हो तो उसका ना डालना भी कोई मसला नहीं है, 15-20 दिन महीने में वो खुद ही चीज़ें जो हैं वो डेवलप हो जाती हैं। लेकिन उसको एक्सपेडाइट करने के लिए अगर कंपोस्ट डाल दी जाए तो वो जल्दी अमल जो है वो जल्दी शुरू हो जाता है। तो इसके लिए इस वजह से इसकी ज़िंदगी जो है, जो ज़िंदा चीज़ें हैं वो उस कंपोस्ट में डेवलप होती हैं, यानी कि जो फंगस है वो भी ज़िंदा है, जो एंजाइम्स हैं वो भी ज़िंदा हैं, और जो बैक्टीरिया है वो भी ज़िंदा है। हमें सिर्फ इन 3 चीज़ों की ज़रूरत है और किसी की ज़रूरत नहीं है हमें इस कंपोस्ट से। तो इन तीनों चीज़ों को ज़िंदा रखने के लिए एक तो जो ये सारा मटेरियल है ये खुश्क नहीं होना चाहिए, नमी होनी चाहिए इसके अंदर, और दूसरा ये गर्म हीट अप नहीं होना चाहिए।
सो ना तो इसको खुश्क होने देना है, ना ही इसको हीट अप होने देना है। हीट अप इसलिए मैं कहा कि जो इसकी कंपोस्ट बनाई जाती है तो इसकी एक लंबी, जिस तरह डेयरी जिसको हम स्वाद कहते हैं, वो बना दी जाती है 2-2.5 फुट ऊंची और 3 फुट 4 फुट 3 फुट चौड़ी। तो उसको फिर ऑटोमेटिक टर्नर भी बने हुए होते हैं जो ट्रैक्टर के पीछे उसको दूसरे तीसरे दिन उल्टा देते हैं, यानी कि नीचे वाली ऊपर आ जाती है, ऊपर वाली नीचे जाती है। उससे जो है वो मॉइस्चर भी उसके अंदर मेंटेन रहता है और हीट अप नहीं होती। और हीट अप जब नहीं होती तो फिर जो एंजाइम, बैक्टीरिया और फंगस है वो गर्मी की वजह से मरते नहीं हैं। तो ये साइंस है इसकी। अब इसके बाद इसकी डिफरेंट एप्लीकेशन, किस तरीके से आपने ये अमल को पूरा करना है ताकि ये अच्छी चीज़ बन जाए, अच्छा जाग बन जाए जिसको हम कहते हैं, तो वो आप जगह यानी कि लोकेशन टू लोकेशन, जगह से जगह में फ़र्क आ सकता है। आप उसको, अगर आपके पास लंबी रखने की जगह ही नहीं है, छोटी रखने की जगह है, तो आप डेयरी लगा दें, लेकिन उसको फिर आपको दूसरे तीसरे दिन उसको उल्टा पुल्टा कर दें ताकि उसकी जो अंदर हीट जनरेट हो रही है वो निकल जाए, बाहर निकल जाए और वो कंपोस्ट बन जाएगी। बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया आपके मैसेज का। फर्मेंटर के हक़ में तो मैं कभी भी नहीं रहा और ना ही मैंने इसको सपोर्ट किया है। कुछ यहाँ पे दोस्त कहते रहे कि जी फर्मेंटर से उनको कोई फ़ायदा पहुँच रहा है, तो मुझे उसमें काफ़ी तशवीश हो रही थी कि ये कैसे है, क्योंकि ये साइंटिफिकली ये काम ठीक नहीं है। फर्मेंटर से ये होता है कि आपकी जो एंजाइम्स हैं, कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं जो उस कंडीशंस में प्रिवेल कर जाते हैं या ग्रो कर जाते हैं, लेकिन बहुत सारे एंजाइम्स जिनकी हमें ज़रूरत होती है वो ग्रो नहीं कर सकते, वो उस कंडीशंस में उनकी यानी कि डेवलपमेंट नहीं होती। तो जो ये कंपोस्ट का मैंने आपको तरीका बताया है, ये सबसे यानी कि ऑथेंटिक है। अब एक ही चीज़ करने के कई तरीके हो सकते हैं। कोई बेहतर हो सकता है, कोई उससे बेहतर हो सकता है, कोई उससे बेहतर हो सकता है। जो अब तक जितने भी ये कंपोस्ट बनाने के या ऐसी नेचुरल जो रिफ्यूज़ होता है उसको बनाने के लिए ज़मीन के लिए जो तस्लीम किया गया है वो यही है जो मैंने आपको तरीका बताया है कि आप डेयरी लगाएं और उसको मॉइस्ट भी रखना है और उसको आपने हीट अप से भी बचाना है। क्योंकि बेसिकली पहली तो ये है कि दो चीज़ों को डिफ्रेंशिएशन बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ ये है कि लोग यहाँ पे फर्मेंटर को समझते हैं कि ये फर्टिलाइज़र है या खाद है या ये उसके लिए ज़रूरी है, लेकिन फर्मेंट जो ये चीज़ है कंपोस्ट या इससे मिलती जुलती जितनी भी चीज़ें हैं ये खाद नहीं है। ये सिर्फ आप ऐसे ही समझें कि नकुलम है। नकुलम ये होता है कि आपने दूध को दही थोड़ा सा डाल के जाग लगा दिया और 2-4 घंटे में वो सारा दही जो है वो अपना दूध जो है वो दही बन गया। अब एक दफ़ा जब आपने दही बना लिया तो उसमें दोबारा जितना मर्ज़ी जाग लगाते जाएं उसकी हालत तो वही रहेगी, उसमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसी तरीके से जब आपने दूध को दही बना लिया और दही बनाने के बाद उसकी टेक केयर नहीं की तो फिर वो ख़राब हो जाएगा सारा कुछ। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि माहौल हम पैदा करें सॉइल के अंदर। सॉइल ऐसा हमारा हो जिसमें ऐसा माहौल हो सॉइल के अंदर, ज़मीन के अंदर, जो पानी में डूबे भी ना, जो हाल भी ना चले यानी कि सॉइल डिस्टर्ब ना हो, और तीसरा जो वार्म अप ना हो, और चौथा उसमें ऑर्गेनिक मल्च जो है उसका कवर हो ताकि वो इन एंजाइम्स की, इन चीज़ों की खुराक बने। तो जब आप एक दफ़ा ये कंपोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 मन डालने की, यानी कि आधा टन कंपोस्ट जो है ये एक ही दफ़ा डालने से ये सारी चीज़ें एक्टिवेट हो जाती हैं और ये जाग लग जाता है आपका जिस तरीके से होता है। तो ये डाल दें तो बेहतर है, इससे ज़रा स्पीड अप हो जाता है सारा का एक्शन जो है, काम सारा स्पीड अप हो जाता है। लेकिन अगर इसको ना भी डालें और माहौल आप क्रिएट कर दें तो फिर ऑटोमेटिकली सारी ये चीज़ें जो हैं
वो सॉइल के अंदर बननी शुरू हो जाती हैं और बन जाती हैं। वो 2-3 हफ्ते 4 हफ्ते लगते हैं, वो सारा सिस्टम जो है वो ठीक हो जाता है। तो इसलिए जो कंपोस्ट डालनी है तो एक ही दफ़ा उसको डालने का फ़ायदा होगा, और उसके बाद फिर ये है कि आपने ज़मीन का या सॉइल का माहौल ठीक रखना है, तो फिर वो कामयाबी से अपनी जो है काम वो करते चले जाएंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम तजम्मुल भाई बहुत शुक्रिया कि आपने टीचर्स डे पे हमें आसिफ शरीफ साहब को एज अ टीचर अप्रिशिएट करने का मौका फ़राहम किया और ये ट्रेंड स्टार्ट किया। तजम्मुल भाई, आसिफ शरीफ साहब के बारे में बाज़ दफ़ा ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि वो एक बेहतरीन फार्मर हैं, बेहतरीन फार्मर लीडर्स हैं, या वो एक बेहतरीन टीचर हैं। वो मुश्किल मौज़ूआत को और पेचीदा तरीन सवालात को आसानी के साथ इस तरह एक्सप्लेन कर देते हैं कि एक पढ़े लिखे बंदे से लेके अंगूठा छाप बंदे तक हर बंदा उनकी बात आसानी से समझ लेता है। मैं एक एग्ज़ाम्पल दूँगा कि पिछले 2 दिन से मैं कंपोस्ट के बारे में सर्च कर रहा था नेट पे, गूगल पे, यूट्यूब पे, और पिकनिक के दोस्तों ने एक अलग से ग्रुप बनाया हुआ है, वो भी कंपोस्ट पर पिछले 1-2 दिन से डिबेट कर रहे हैं। लेकिन मेरी कोई उसके कंपोस्ट के बारे में कोई बेहतर अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही थी, या सैटिस्फाइड लर्निंग नहीं हो रही थी, और मैं कोई क्लियर कंसेप्ट बिल्ड अप नहीं कर रहा था। लेकिन जब आसिफ शरीफ साहब ने कंपोस्ट के बारे में कल 2 पोस्ट शेयर की ऑडियो मैसेज में, तो उनकी वो मैंने जब उनका ऑडियो मैसेज जब मैंने सुना, तो कंपोस्ट के बारे में मेरा कंसेप्ट टोटली क्लियर हो गया और मेरी एक सैटिस्फाइड लर्निंग हो गई, और मुझे पता चल गया कि कंपोस्ट का पर्पस क्या है, क्यों बनाते हैं, अच्छी कंपोस्ट क्या होती है और उसको किस तरह डेवलप करते हैं। ये मैं 3-4 दिन की मगज़मारी करने के बावजूद मेरा कंपोस्ट के बारे में कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ, जो कि आसिफ शरीफ साहब ने सिर्फ़ 2 मिनट की डिस्कशन में ऑडियो में 2 ऑडियो मैसेज शेयर किए और मेरा कंसेप्ट क्लियर हो गया कंपोस्ट के बारे में। एक अच्छा टीचर या एक अच्छे टीचर की क्वालिटी या उसका ट्रेट ये होता है कि वो एक मुश्किल मौज़ू को आसान अंदाज में या अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में लेके आता है अपने स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन आसिफ शरीफ साहब का ख़ासा या उनकी एक्सेप्शन ये है कि वो मुश्किल तरीन मौज़ू को आसान तरीन अंदाज में और मोस्ट अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में लेके आते हैं अपने स्टूडेंट्स और लर्नर्स के लिए, और उनको एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग फ्राहम करते हैं और एक ट्रू पिक्चर क्लियर होती है। बेशक वो हमारे बेहतरीन उस्ताद हैं, अल्लाह उनको तंदुरुस्ती और सलामती अता फ़रमाए, और हम उनको बतौर उस्ताद दिल की गहराइयों से खराज तहसीन पेश करते हैं। ये आप जाग लगा रहे हैं ताकि बैक्टीरिया वहाँ पे एक सीड डाल रहे हैं आप बैक्टीरिया का, और वो सीड ग्रो करे, अगर माहौल ठीक है तो ग्रो करके अपना काम करना शुरू कर दे। लेकिन ये मिनरल्स नहीं है। सो मिनरल्स की अगर बायोटा जो है वो उसकी मकदार या उसने अभी तक पूरी तरीके से फंक्शन करना नहीं शुरू किया, तो आप क्या करते हैं कि आप सप्लीमेंट दे देते हैं उस फसल को। सप्लीमेंट देने का मतलब ये नहीं है कि आपने 2 बोरियां या 1 बोरी पूरी डाल दी है। हम कहते हैं कि 5 किलो से ज़्यादा नहीं डालनी आपने। 5 किलो फर्टिलाइज़र जो है, लेट्स से NP, नाइट्रोफॉस जिसको हम बोलते हैं, जिसमें नाइट्रोजन और फॉस्फेट इकट्ठी होती है, 5 किलो से ज़्यादा नहीं रहनी। यानी कि आप देखिए कि पौधे की ज़रूरत इतनी कम है। आप ज़रा अंदाज़ा करें कि लेट्स से कि 2 बोरियां आपने DAP की डाली, जिस तरह ये हमें रिकमेंडेशन आती हैं, दो बोरियों में 100 किलो वज़न हुआ टोटल। 100 किलो वज़न में 45 किलो फॉस्फेट हुई। अब 45 किलो फॉस्फेट जो है, ये ख़ुद कहते हैं कि इसमें से 70 से 80% फॉस्फेट जो है ज़ाया हो जाती है, वो कैल्शियम फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाती है, जो प्लांट अवेलेबल नहीं होती। अगर उसमें से 45 किलो में से 70% भी चली गई तो पीछे कितना गया? 10-12 किलो। अब 10-12 किलो को अगर आपकी प्रोडक्शन
कितनी है? 40 मन है। तो 40 मन के कितने किलो बने, ज़रा उसको ज़रा देखें कि पर किलो उसकी रेशो कितनी आई। इतनी मामूली, यानी कि जिस तरह हम विटामिन खाते हैं ना, इससे ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, बहुत ही मामूली था आपने। और 5 किलो से जब हम ज़्यादा डालते हैं तो फिर वो उसकी, यानी कि देखिए बॉडी वेट के साथ हम बच्चे को दवाई देते हैं तो थोड़ी देते हैं डोज, बॉडी वेट के हिसाब से दवाई देते हैं। बड़ा होता है उसको बड़ी ज़्यादा दवाई देते हैं, बड़ी मकदार में देते हैं। सो जब हम जहर की मकदार बढ़ा देंगे तो सारे एंजाइम मर जाएंगे। लेकिन हमने 5 किलो की रेशो रखी है कि पौधे की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाए और हमारे एंजाइम्स भी ना मरे, हमारा बैक्टीरिया भी ना मरे। इसलिए मैं कहता हूँ कि बार बार अगर देनी पड़े तो एक इरीगेशन के साथ 5 किलो से ज़्यादा नहीं देनी, ताकि हमारे दोनों काम चल जाएं, फसल भी हमारी में कमी ना आए, पैदावार भी पूरी हो जाए और साथ साथ बायोटा को भी हम प्रोटेक्ट कर लें। शुक्रिया जी, थैंक यू सर। दिस इज़ मोहित फ्रॉम डबलिन। सर मैं वुड लाइक टू ब्रिंग यू द फर्स्ट पार्ट। आपने कहा है कि 25% एयर और सॉइल वाटर 25%, मिनरल वाटर 45%, ऑर्गेनिक मैटर 5%। सर एक नॉर्मल किसान जो थल में बैठा हुआ है, अगर उसने इस चीज़ को चेक करना है अपनी सॉइल के मुतालिक, वो क्या पैरामीटर्स होंगे कि वो चेक कर सके कि ये हमारी जो कंपोजिशन है ये कंप्लीट कंपोजिशन है? देखिए, मैंने कल अर्ज़ किया था कि रेगिस्तान बनाए आपने, अल्लाह ताला ने, उसका एक मकसद है और इसलिए बनाए कि वहाँ वेजिटेशन कम हो। एक तरफ तो अल्लाह ताला ने कहा जी कि ज़मीन मैंने नंगी नहीं छोड़नी, ताकि ज़मीन का टेम्परेचर डायरेक्ट रेडिएशन के लिए ज़मीन बनी नहीं है। सो थल या जो रेगिस्तान है, डेजर्ट एरियाज़ हैं, वहाँ पे किसी न किसी चीज़ की अल्लाह ताला ने कमी कर दी ताकि वेजिटेशन वहाँ पे ना हो सके और ज़मीन नंगी रहे, ताकि एयर वार्म हो, हवा जब टच करे तो गर्म हो और गर्म होकर ऊपर जाए और उसकी जगह रिप्लेस करने के लिए ठंडी हवा आए अपने साथ, पहाड़ों से बादल लेके आए, इरीगेशन जो हमारा जो निज़ाम है वो आगे चले। तो ये एक ख़ास मकसद के, उसमें बहुत सारी कमियां रखी गई हैं ज़मीन में, लेकिन वो कमियां हम पूरी कर सकते हैं, नेचुरल तरीके से भी कर सकते हैं और उन कमियों को आहिस्ता आहिस्ता पूरा किया जा सकता है। हमारे मसलन आप ये बखर और थल वगैरह, ये थाली है ना, बखर और मनकेरा वगैरह का एरिया जो है, वहाँ पे बागात लगे हैं, किलों के सिट्रस के बागात बड़े कामयाब हैं। ड्रेन आप बताएंगे। और बहुत सारे फार्मर्स हैं जो 4-4, 5-5 साल से पिकनिक पे हैं और बहुत ही ज़बरदस्त पैदावार बगैर खाद के, बगैर उसके किसी के ले रहे हैं। सो देखने वाली बात यह है कि वो वक्त लगता है, उसको ठीक तो किया जा सकता है, लेकिन यानी कि कंडीशंस आपने ठीक कर दी, आपने किसी न किसी तरीके से, हमारे साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, हाँ जी, आप भी जनाब जो मिशन लेके जा रहे हैं, ये 8000 एकड़ जो टिब्बे हैं उनको ठीक कर रहे हैं, उनको लेवल कर रहे हैं, उनको वर्क कर रहे हैं, लेकिन ये वक्त टेकिंग है, आहिस्ता आहिस्ता रिकवर हो जाती है सॉइल, लेकिन ये सब इस बेसिकली अगेंस्ट नेचर ने ये काम नहीं किया। लेकिन हम अपनी कोई अक्ल इस्तेमाल करके कुछ माहौल को तब्दील करके वहाँ का ज़मीन को इम्प्रूव कर लेते हैं, तो वो इम्प्रूव हो जाती है ज़मीन इंशाल्लाह। थैंक यू। चाय का वक्त हो गया है। जो चाय पे जाना चाहता है, साथ साथ मैं बोलता भी जाता हूँ, आप चाय भी ले लें, तो अगर गुफ्तगू ज़्यादा अच्छी लगती है तो इसी के सप्लीमेंट सर एक सवाल। हाँ जी सर, शहजाद उमरानी फ्रॉम हैदराबाद सिंध। जब भी जो आपने रेगिस्तान की बात की, डेजर्ट की, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा एरिया है जो सिंध में हमारे पास थर का एरिया है, और जो खैरपुर का हमारा एरिया है वो वाइट डेजर्ट, वाइट सैंड जो है वो एरिया है, और फिर ये सारा चौलिस्तान और जो भी ज़रा जिक्र हुआ है। मैं क्योंकि वहाँ मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स में 8 गाँव को तरबियत दे चुका हूँ, तो सबसे बड़ा इशू वहाँ यही आता है कि एक तो वाटर रिटेंशन नहीं है, क्योंकि जो सॉइल टेक्सचर है वो सैंडी है, मतलब रेत है वहाँ पे। तो उसमें सबसे बड़ा इशू हमारे पास यही है कि उसको पानी को कैसे ठहराया जाए। अब देखिए, नॉर्मली इस तरह इसराइल और चाइना अपने डेजर्ट्स को जो ना वो फॉरेस्ट और रेन फॉरेस्ट में कन्वर्ट करते जा रहे हैं, आर्टिफिशियल फॉरेस्ट, जिस तरह वो बरसात आर्टिफिशियल वहाँ बरसाते हैं।
इस सिलसिले में पिक्टिक सिस्टम में हम इसमें क्या कर सकते हैं ताकि ये हमारी ज़मीन हम काबिले उसमें ज़रख़ेज़ कर सकें इसको? देखिए, चाइना का एक और प्रॉब्लम है। चाइना का प्रॉब्लम ये है कि उनको खुराक चाहिए, और खुराक पैदा करने के लिए उन्होंने अपने जो एग्जिस्टिंग वैल्यूएबल सॉइल्स हैं उनको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर लिया है। अब उनकी जो प्रोडक्शन है वो हमारी तरह डिक्लाइन होती जा रही है। पहले तो जिस तरह इंडिया और चाइना की तकरीबन एक ही मिसाल। इंडिया से हमें ख़बरें आ जाती हैं, चाइना से ख़बरें नहीं आती। यानी कि इंडिया और चाइना का जो आपने वीडियो देखी, इन दोनों का जो इस वक्त प्रोडक्शन सिस्टम है तकरीबन लेवल एक ही बराबर जा रहा है। इतना डिस्ट्रक्शन चाइना में हो चुकी है, हमें खबर नहीं पहुंच रही। सो बात यह है कि मुझे क्वेश्चन क्या था, मैं क्वेश्चन ही भूल गया। हाँ, सैंडी। अच्छा, अब यह है कि सैंडी सॉइल्स जो हैं इनको पानी की रिटेंशन की बात हो रही थी। इनको जड़ें जो हैं पानी को रिटेन करती हैं। जब आप बेड्स बना के कोई कवर क्रॉप लगा देते हैं और जड़ों को अपरूट नहीं करते, तो जड़ें जो हैं पानी को रिटेन करना शुरू कर देती हैं। और ऊपर से क्योंकि बेड कवर्ड है, पानी की वेपरेशन नहीं हो रही। सो इसलिए ये आप एक दो फसलों के बाद ये सारा हमारा वहाँ पे पानी की रिटेंशन, यानी कि एब्जॉर्प्शन तो पहले ही हो रही है, रिटेंशन भी शुरू हो जाती है। शुक्रिया।